चलिए, तो आज हम लोग देख लेंगे एलिमेंट्री हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में हमें पढ़ना है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन एंड बेंजीन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, बेंजीन एंड एल्कीन। तो सबसे पहले हम लोग बात कर ले बेंजीन का। चलिए, बेंजीन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, देन देयर इज प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव एंड बिलो द बेंजीन प्लेन। बेंजीन रिंग एक प्लेन में होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे क्या प्रेजेंट है? पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली हेल्ड। तो एक बार पाई इलेक्ट्रॉन से मतलब सिस्टम के पास इलेक्ट्रॉन्स आसानी से अवेलेबल है देने के लिए। तो बेंजीन रिंग को आसानी से कौन अटैक करेगा? जिसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए या जिसको इलेक्ट्रॉन से नफरत है? जिसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। और इलेक्ट्रॉन्स किसको चाहिए होता है? इलेक्ट्रोफाइल्स को। तो बेंजीन रिंग का मेन रिएक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस। बिल्कुल ऐसा ही कुछ केस है एल्कीन्स में भी। एल्कीन्स में भी हम देख रहे हैं देयर इज प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो यहां भी अटैक किसका होगा? इलेक्ट्रोफाइल्स का। तो जहां भी मल्टीपल बॉन्ड एक बार दिख गया, इसका मतलब वहां पर मेजर रिएक्शन कौन सा होना है? इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस। एल्कीन्स के केस में सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल के प्रेजेंस में होता है इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट याद है? कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट। तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल के प्रेजेंस में सबसे पहले इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट होगा। इसके कारण एक कार्बन पे आ गया प्लस, एक पर माइनस। इलेक्ट्रोफाइल किसको अटैक करेगा? टू द इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन। और यहां पर इंटरमीडिएट बन जाएगा कार्बोकैटायन। अब एक बार कार्बोकैटायन बन गया, देन दिस विल बी अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल। इंटरमीडिएट्स का जो रिएक्शन होता है दैट इज फास्ट। इंटरमीडिएट्स आर प्रेजेंट इन द रिएक्शन सिस्टम फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो जैसे इंटरमीडिएट बनेगा, दिस विल इमीडिएटली रिएक्ट विथ न्यूक्लियोफाइल टू गिव ए स्टेबल प्रोडक्ट। So electrophile here participates in the rate determining step of the reaction. ठीक है। अब बताइए यहां पर स्टार्टिंग रिएक्टेंट और फाइनल प्रोडक्ट में ज्यादा स्टेबल कौन सा है? स्टार्टिंग रिएक्टेंट में पाई बॉन्ड है, और एक बार पाई बॉन्ड है मतलब रिएक्टिव साइट प्रेजेंट है। और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन सैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो यहां पर अनस्टेबल रिएक्टेंट से वी आर गेटिंग स्टेबल प्रोडक्ट। सो दिस मैकेनिज्म विल बी फिजिबल। इसीलिए एल्कीन्स कौन सा रिएक्शन देगा? ये एडिशन है या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है? एडिशन। तो एल्कीन्स का मेन रिएक्शन कौन सा होता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। This will be given by alkenes. अब सपोज सेम मैकेनिज्म हम बेंजीन के लिए भी लिख लें। बेंजीन में भी कुछ ऐसा ही बात है। बेंजीन में भी अगर सेम मैकेनिज्म करा दें, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट, किसी भी एक पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट करा दें।
इस पे आ गया माइनस, इस पे प्लस। इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन। बेंजीन में हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन तो है ही। अब यहां पर एलाइलिक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब रेजोनेंस होगा। तो यहां पर जो कार्बोकैटायन जनरेट हुआ, रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड कार्बोकैटायन। अब सेम मैकेनिज्म अगर यहां पे फॉलो होना होता तो इसके जस्ट बाद क्या होता? न्यूक्लियोफाइल का अटैक। न्यूक्लियोफाइल का अगर हम अटैक करा दें यहां पर, न्यूक्लियोफाइल, दिस विल अटैक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन। क्या प्रोडक्ट बन गया? ये बना। अब यहां पर स्टार्टिंग रिएक्टेंट और फाइनल प्रोडक्ट को अगर हम कंपेयर करें तो कौन है ज्यादा स्टेबल? यहां पर क्या है? बेंजीन रिंग, और बेंजीन इज एरोमेटिक, एरोमेटिक सेक्सटेट है यहां पर, जबकि ये तो नॉन एरोमेटिक हो गया। एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स आर मोस्ट स्टेबल, तो यहां पर स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ जा रहे हैं। तो कभी स्टेबल रिएक्टेंट अनस्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहेगा? नहीं। मतलब बेंजीन रिंग एडिशन मैकेनिज्म नहीं दिखाएगा। दिस प्रोडक्ट विल नॉट बी फॉर्म्ड। तो बेंजीन के केस में स्टेबल प्रोडक्ट जेनरेट हो, उसके लिए बेंजीन रिंग हमेशा मेंटेन्ड होना चाहिए। तो बेंजीन के केस में ये बात हमेशा ध्यान में रखेंगे, बेंजीन रिंग शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड। अब बेंजीन रिंग यहां पे डिस्टर्ब ना हो, उसके लिए क्या होना पड़ेगा? एक एडिशनल बॉन्ड चाहिए यहां पर। एक एडिशनल बॉन्ड चाहिए मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो यहां पर नेक्स्ट स्टेप में ये जो हाइड्रोजन है, दिस विल माइग्रेट विदाउट इलेक्ट्रॉन्स, और ये हाइड्रोजन के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दिस विल गेट कन्वर्टेड टू पाई बॉन्ड। हाइड्रोजन बिना इलेक्ट्रॉन्स के बाहर निकला, मतलब H+ के फॉर्म में बाहर निकल गया, एंड बेंजीन रिंग विल बी रीजेनरेटेड। ये बन गया। दिस विल बी फास्ट एंड दिस विल बी स्लो। ये कौन सा मैकेनिज्म हुआ? एडिशन और सब्स्टिट्यूशन। पहले क्या हो रहा है यहां पर? इलेक्ट्रोफाइल यहां पे ऐड हो गया। जैसे मैं गया, इन दोनों के बीच में जाकर के बैठ गया। ये प्रोसेस क्या हुआ? एडिशन। 3 था, अब 4 हो गया ना, एडिशन। इसके बाद मैंने इसको धक्का दे दिया, तो एंड रिजल्ट क्या हुआ? मैंने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया इसकी जगह पर। यही काम हो रहा है यहां पे। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो रहा है, देन एलिमिनेशन ऑफ H+, एंड एडिशन प्लस एलिमिनेशन इज सब्स्टिट्यूशन। तो बेंजीन रिंग का नेट मैकेनिज्म क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लिख लीजिए इसको। Benzene, this gives electrophilic substitution reaction, and this follows addition plus elimination mechanism. कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है, देन दैट इज मैकेनिज्म बेस्ड। तो बेंजीन का ये मैकेनिज्म बिल्कुल याद रखना है। सबसे पहले क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोफाइल के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट
रेजोनेंस स्टेबिलाइज कार्बोकैटायन विल बी जनरेटेड, फिर उससे H प्लस बाहर निकलेगा, बेंजीन रिंग विल बी रीजेनरेटेड। एंड रिजल्ट क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट्स हाइड्रोजन इन दी बेंजीन रिंग। जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो बेंजीन रिंग के साथ लग जाएगा। अब अगर आप समझ गए तो एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सपोज आपको दिया है, एक केस में दे दिया बेंजीन और एक केस में हाइड्रोजन की जगह पे हम उसका आइसोटोप ले लिए ड्यूटेरियम, हेक्सा ड्यूटेरो बेंजीन। इन दोनों में ज्यादा फास्ट किसका रिएक्शन होगा? NO2 प्लस के साथ, और ज्यादा फास्ट किसका रिएक्शन होगा? इलेक्ट्रोफाइल के साथ, विच विल रिएक्ट फास्टली विथ इलेक्ट्रोफाइल। ड्यूटेरियम वाला। क्यों? बस अंतर क्या है यहां पर? एक जगह पे हाइड्रोजन है और उसकी जगह पर हाइड्रोजन का आइसोटोप है। बॉन्ड का टूटना मुश्किल कहां पर होगा? इन केस ऑफ ड्यूटेरियम, हेवियर मास है उसका। ठीक है यहां तक? मगर ये देखिए कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के जो बॉन्ड को तोड़ना है, क्या ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का पार्ट है? ये स्लो स्टेप का पार्ट है या फास्ट स्टेप का पार्ट है? तो यहां पर बॉन्ड का टूटना आसान है या मुश्किल है? क्या ये स्पीड पे डिपेंड करेगा? ये कहीं से स्पीड डिटरमाइनिंग होगा? नहीं। ये कब होता? जब ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का पार्ट होता। जहां पे कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटना है, अगर वो स्लो स्टेप का पार्ट होता तभी आइसोटोपिक इफेक्ट लगता, मगर यहां तो ये स्लो स्टेप का पार्ट ही नहीं है। तो हाइड्रोजन लिखे, ड्यूटेरियम लिखें या उससे और हेवियर मास ट्रिटियम यूज कर लें, उससे रिएक्शन के रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए? दिस इज ऑल्सो प्रीवियस ईयर IIT क्वेश्चन। मजा आ रहा है बच्चे? कौन से कॉलेज में जाना है? इसमें जो मिल जाए। भंडारा थोड़ी नहीं चल रहा है। मैमसी या UCMS, ठीक है? हाँ, सफदरजंग वाला भी ठीक है। स्मार्ट बच्चे सब जाएं वहाँ पे। जो फेस्टिवल होता है बहुत अच्छा होता है उनका। हाँ, फेस्ट, उसमें बुलाइएगा हम लोग को भी, देखिएगा पूरे रॉक स्टार्स आते हैं। चलिए, तो बेंजीन के मैकेनिज्म में हमने देख लिया कि बेंजीन का रिएक्शन हम जब भी किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ करेंगे, जो इलेक्ट्रोफाइल है ये बेंजीन रिंग के साथ लग जाएगा और बेंजीन रिंग से H प्लस बाहर निकलेगा। यही पढ़ा हमने मैकेनिज्म में। द इलेक्ट्रोफाइल हैज टू सब्स्टिट्यूट H प्लस आयन फ्रॉम द बेंजीन रिंग। अब जैसे अगर हम बेंजीन का रिएक्शन करा दें एल्काइल हैलाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, बेंजीन का रिएक्शन हम करा दिए एल्काइल हैलाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड। अब एक बात बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, जब भी रिएक्शन सिस्टम में आपको लेविस एसिड दिख जाए तो आपको समझ जाना है कि जो रिएजेंट है इसमें हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा। लेविस एसिड्स के प्रेजेंस में
रिएजेंट में हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा, और हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन में क्या बनता है? आयंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। मतलब हमें बस क्या करना है, ये Rx को तोड़ देना है प्लस माइनस में। किसमें टूटेगा ये? R प्लस एंड X माइनस। अब तो मैकेनिज्म तो आपको पता ही है। जिस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग के साथ लग जाएगा। बेंजीन रिंग से बाहर क्या निकलेगा? H प्लस, विच विल कॉम्बाइन विथ X माइनस टू गिव बाई प्रोडक्ट। तो बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? हाइड्रोजन हैलाइड। क्लियर? और हेयर बेंजीन रिंग विल बी एल्काइलेटेड। क्या नाम है इस रिएक्शन का? फ्रेडल-क्राफ्ट्स। फ्रेडल-क्राफ्ट्स एल्काइलेशन। जैसे बेंजीन का रिएक्शन अगर हम करा दें मिथाइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, बेंजीन विल बी मिथाइलेटेड, विल गेट टॉल्वीन, साथ में बाई प्रोडक्ट बन गया HCl। यहीं पर टॉल्वीन का रिएक्शन अगर हम करा देते मिथाइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, तो बेंजीन के साथ एक बार कोई सा भी ग्रुप लगा है तो फिर हम उसे क्या देखना होता है? उसका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। एल्काइल ग्रुप का क्या होता है? प्लस आर माइनस आर, प्लस आर। और प्लस आर का मतलब ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग। All groups having plus R effect, they are orthopara directing. और यहीं पर अगर इसका माइनस R इफेक्ट होता, मेटा डायरेक्टिंग। तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थोपैरा पोजीशन पे डायरेक्टेड होगा या मेटा पोजीशन पे डायरेक्टेड होगा, इसके लिए बस क्या देखना है? रेजोनेंस इफेक्ट। प्लस आर वाले ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, माइनस आर वाले मेटा डायरेक्टिंग। आप बताइए बच्चे, प्लस आर किसका किसका होता है? तब तक मैं याद कराते रहूंगा जब तक सबसे आंसर नहीं मिलेगा। हाँ, आप बोलिए तो जल्दी से, आप ही से पूछो। हैलोजन, अल्कोहल, ईथर, एमीन्स एंड एल्काइल ग्रुप। पूरा याद रखना है, साथ में नेगेटिवली चार्ज ग्रुप्स। हैलोजन, अल्कोहल, ईथर, एमीन्स एंड एल्काइल ग्रुप, दे हैव प्लस आर। और प्लस आर वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहां पे डायरेक्ट करेंगे? ऑर्थोपैरा पोजीशंस। तो यहां से इलेक्ट्रोफाइल हमें क्या मिलना है? CH3 प्लस। दिस विल बी डायरेक्टेड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। मतलब यहां पर ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा और पैरा प्रोडक्ट बनेगा। ऑर्थो पैरा में मेजर कौन सा होगा? पैरा। पैरा इज मोर सिमेट्रिकल, सो दिस विल बी मेजर प्रोडक्ट। ऑर्थो प्रोडक्ट एक ही केस में मेजर होता है जहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, नहीं तो हर जगह पे पैरा फॉर्म विल बी दी मेजर प्रोडक्ट। अब यहीं पर टॉल्वीन की जगह पे सपोज हम ले लेते बेंजल्डिहाइड, और इसका रिएक्शन हमने करा दिया CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल के साथ। अब बेंजीन के साथ जो ग्रुप लगा है इसका प्लस आर है या माइनस आर है? और माइनस आर मतलब कहां पे इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करेगा? मेटा पोजीशन। तो यहां पे मेटा प्रोडक्ट बन जाएगा।
सबको आ रही है बात समझ में? अब एक चीज और समझना है जो कि निट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज हम बेंजीन का रिएक्शन यहां पर करा दें विथ एन प्रोपाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, ठीक है। यहां से इलेक्ट्रोफाइल क्या बन गया? CH3 CH2 CH2 प्लस, यही बना। और इलेक्ट्रोफाइल जनरेटेड इज कार्बोकेटायन। यहां पर कार्बोकेटायन कौन सा है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कौन सा है? पॉजिटिवली चार्ज कार्बन विथ 1 कार्बन, दैट मीन्स प्राइमरी कार्बोकेटायन। अब यहां पर एडजेसेंट कार्बन से अगर हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए और एडजेसेंट कार्बन से एक हाइड्रोजन माइग्रेट कर जाए इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ टू दी पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, और एडजेसेंट कार्बन से अगर H माइनस का शिफ्ट हो जाए टू पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, देन दिस विल रीअरेंज टू मोर स्टेबल सेकेंडरी कार्बोकेटायन। ये बनेगा आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन। अब जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बना, इसी का अटैक होगा बेंजीन रिंग पर। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, इसी के थ्रू बेंजीन रिंग विल बी अटैच्ड। मतलब यहां पे प्रोडक्ट क्या बन गया? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। और यहां पे रीअरेंज प्रोडक्ट बन गया isopropyl benzene, that is also known as cumene। एक और देखिए लिखने के पहले, बेंजीन का रिएक्शन ये सपोज हम करा दें ये ले लिए, इसका फिर से रिएक्शन करा दिए AlCl3 के साथ। AlCl3 के साथ मतलब फिर से पॉजिटिव आयन बनेगा। यहां से कार्बोकेटायन क्या जनरेट होगा? यहीं से बॉन्ड टूटेगा। ये बन गया CH3 CCH3 CH3 CH2 प्लस, फिर से ये प्राइमरी है। अब एडजेसेंट कार्बन से अगर यहां पर मिथाइल शिफ्ट हो जाए, then this will rearrange to more stable tertiary carbocation। ये होगा। ये फिर से जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बना, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसी के थ्रू बेंजीन रिंग अटैच होगा। तो यहां पर जो फाइनल प्रोडक्ट बना, ये फिर से रीअरेंज प्रोडक्ट बनेगा। यही बन गया। तो कार्बोकेटायन के केस में एक चीज और क्या ध्यान में रखना है आपको? कार्बोकेटायंस हैव टेंडेंसी टू रीअरेंज। और ये रीअरेंजमेंट कब होगा? जब एडजेसेंट कार्बन से या तो हाइड्राइड शिफ्ट होकर के या एल्काइल शिफ्ट होकर के ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन जेनरेट हो जाए। लिख लीजिए इस पॉइंट को। Carbocations have tendency
carbocations have tendency to rearrange into more stable carbocation. Carbocations have tendency to rearrange into more stable carbocation either by hydride shift or alkyl shift, either by hydride shift or alkyl shift from adjacent carbon, either by hydride shift or alkyl shift from adjacent carbon. इसका यूज हर जगह पर आएगा. तो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के केस में रीअरेंजमेंट विल ऑल्सो बिकम वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज. लिख लिया सबने? बेंजीन का रिएक्शन अगर हम करा दें एसिड क्लोराइड के साथ या एसिड एनहाइड्राइड के साथ, अगेन इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, एसिड क्लोराइड में अगर हम हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन करा दें तो यहां से क्या क्या बनेगा? RCO प्लस Cl माइनस. वैसे ही एसिड एनहाइड्राइड में भी अगर हम हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन करा दें RCO प्लस RCO माइनस, तो दोनों जगह पे जो इलेक्ट्रोफाइल जेनरेट हो रहा है ये तो सेम ही है. RCO प्लस क्या बोलते हैं इसको? एसाइलियम आयन. ईएम जहां भी लग गया इसका मतलब ही होता है पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होगा, जैसे सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम. एसाइल ग्रुप ये होता है RCO. फिर से जिस पे पॉजिटिव चार्ज आया इसी के थ्रू बेंजीन रिंग अटैच हो जाएगा और यहां पर बन गया एसाइलेटेड बेंजीन. बेंजीन रिंग का एसाइलेशन हो गया. दिस रिएक्शन इज नोन एज फ्रेडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन. अब जैसे अगर हम बेंजीन का रिएक्शन ये कराते हैं एसिटाइल क्लोराइड के साथ या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, बेंजीन के ऊपर क्या लगेगा? COCH3. पहले केस में बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? HCl. यहां पर भी ये प्रोडक्ट तो बनेगा ही, साथ में यहां पे बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3COH एसिटिक एसिड. तो दोनों केस में जो प्रोडक्ट बन रहा है दिस इज मिथाइल फिनाइल कीटोन. मिथाइल फिनाइल कीटोन, दिस इज ऑल्सो कॉमनली नोन एज
एसिटोफेनॉन। अगर हम बेंजीन का रिएक्शन ये करा दें बेंजोइल क्लोराइड के साथ, या बेंजोइक एनहाइड्राइड के साथ, तो यहां पर बेंजोइलेशन हो जाएगा। बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा? COC6H5, और ये बन गया बेंजोफेनॉन, डाइफिनाइल कीटोन। अगर हम बेंजीन का रिएक्शन करा दें कार्बोनिल क्लोराइड के साथ COCl2 इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, बताइए। बेंजोइल क्लोराइड सबसे पहले फिर से यही होगा। यहां पे ये टूटा, बेंजीन के ऊपर क्या लग गया? COCl, बेंजोइल क्लोराइड, यही बन गया, यही बन गया। नाउ दिस विल फर्दर रिएक्ट विद बेंजीन टू फॉर्म बेंजोफेनॉन। तो बेंजीन का रिएक्शन या तो हम बेंजोइल क्लोराइड के साथ कराएं या कार्बोनिल क्लोराइड के साथ करा दें। दोनों केसेस में फाइनली क्या बनना है? बेंजोफेनॉन। समझ गए? बेंजीन का रिएक्शन अगर हम करा दें क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन। लेविस एसिड के प्रेजेंस में तो प्लस माइनस में टूटना ही है, यहां पे Cl प्लस Cl माइनस, तो यह बन गया क्लोरोबेंजीन। यहीं पे सपोज हम ले लेते टॉल्वीन, इसका रिएक्शन करा दिए क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, क्या बन गया? और ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। एक बार इलेक्ट्रोफाइल मिल गया तो उसका अटैक तो बेंजीन रिंग पर ही होना है, एक ऑर्थो प्रोडक्ट और एक पैरा प्रोडक्ट। मगर यहीं पे सपोज अगर हम ये रिएक्शन करा दें यहां पर टॉल्वीन का रिएक्शन, ये हम करा दिए विथ क्लोरीन इन एब्सेंस ऑफ लेविस एसिड एंड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो सनलाइट के प्रेजेंस में कौन सा होना है फिजन? यहां पर होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, और होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा तो क्या बनेगा? रेडिकल। अब देखिए यहां पर एक चीज, एक तो हम ये ले ले और एक बेंजीन वाला ले ले। ये क्लोरीन रेडिकल
सपोज रेडिकल के प्रेजेंस में हमेशा दूसरे जगह पर होमोलिटिक बॉन्ड फिजन ही होगा। एक बार रेडिकल आ गया सिस्टम में तो दूसरा रिएक्टेंट जो है उसमें क्या होगा, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। और कोई भी आयन है पॉजिटिव या नेगेटिव तो उसके प्रेजेंस में दूसरे रिएक्टेंट में क्या होना है, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। तो यहां पर क्लोरीन रेडिकल के प्रेजेंस में अगर हम यहां पर होमोलिटिक बॉन्ड फिजन करा दें तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन, ये मिलकर के HCl बाहर निकल गया। हमें मिल गया यहां पर बेंजाइल फ्री रेडिकल। दूसरा होमोलिटिक बॉन्ड फिजन अगर हम यहां पर करा दें तो यहां पे जो बन रहा है इंटरमीडिएट, ये बन रहा है, ठीक है। अब ये दोनों इंटरमीडिएट में ज्यादा स्टेबल कौन सा है, यहां तो एलाइलिक पोजीशन पे नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आ गया, एलाइलिक पोजीशन पे नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आ गया मतलब रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। यहां पे रेडिकल कहां पे आ रहा है, मल्टीपल बॉन्ड पे। हमने क्या पढ़ा था, रेडिकल हो या पॉजिटिव चार्ज हो दैट इज हाईली अनस्टेबल ऑन मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन्स। तो बेंजीन रिंग पे रेडिकल का प्रेजेंस या पॉजिटिव चार्ज का प्रेजेंस ये तो हाईली अनस्टेबल है, मतलब इस इंटरमीडिएट का तो फॉर्मेशन होना ही नहीं है। तो यहां पर इंटरमीडिएट कौन सा जनरेट होगा, बेंजाइल रेडिकल। और बेंजाइल रेडिकल ये फिर से क्लोरीन रेडिकल के साथ कंबाइन करके ये बेंजाइल क्लोराइड बना लेगा। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान में रखना है, बेंजीन के साथ अगर कोई साइड चेन प्रेजेंस है और इसका रिएक्शन अगर हम करा रहे हैं हैलोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, तो फिर जो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कहां पे अटैच होगा, बेंजीन रिंग पर। यहां पर हैलोजन साइड चेन में नहीं जाएगा, रिंग पर आएगा। मगर यहीं पर लेविस एसिड अगर नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ लेविस एसिड एंड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वहां पर हैलोजन रिंग में नहीं आएगा, साइड चेन में जाएगा। समझ गए। जैसे अगर हम इसी केस में टॉल्वीन का रिएक्शन अगर हम करा देते विथ क्लोरीन इन एक्सेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्या होता, सारा बेंजाइलिक हाइड्रोजन हट जाएगा, उसकी जगह पे क्लोरीन लग जाएगा, ये बन जाता बेंजो ट्राइक्लोराइड। एक क्वेश्चन का आंसर दे देंगे तो मुझे मजा आ जाएगा। जैसे इसका रिएक्शन अगर हम एक्वस KOH के साथ करा दें तो क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए बच्चों, बाई प्रोडक्ट में नहीं पूछता, बाई प्रोडक्ट ना तो एग्जाम में पूछेगा ना मैं पूछ रहा हूं। एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन, हैलोजन का रिएक्शन जब भी एक्वस KOH के साथ क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हैलोजन हटेगा उसकी जगह पे OH लगेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। वेरी गुड, दिस इज प्रीवियस ईयर नेट क्वेश्चन। यहां पर क्या होना है, जब भी ये रिएक्शन होगा एक्वस KOH के साथ तो क्लोरीन हटता है, उसकी जगह पे OH लगता है। यहां पर कार्बन के पास 3 क्लोरीन है, तो इसका रिएक्शन अगर हम एक्वस KOH के साथ करा दिए जब भी कार्बन पे एक से ज्यादा OH आता है दैट इज अनस्टेबल, वाटर बाहर निकलता है,
ये यहाँ पे वाटर बाहर निकाल दीजिए, माइनस H2O, ये बन गया COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट होगा। जब भी कार्बन के पास 3 OH आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप विल बी जनरेटेड। कार्बन के पास 2 H अगर आता है तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप? एल्डिहाइड और कीटोन। कार्बन के पास 2 H आएगा तो एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा, 3 OH आता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पर 3 OH आना है तो ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड। समझ गए? अब फिर से एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होकर सॉल्ट बन सकता है, तो H की जगह पर पोटेशियम भी आ सकता है यहां पे। नाइट्रेशन रिएक्शन, बेंजीन का रिएक्शन अगर हम करा दें विथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, क्या इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है यहां पे? NO2 प्लस, नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल इज जनरेटेड। इस रिएक्शन में नाइट्रिक एसिड फंक्शंस एज लेविस बेस। बेस तो है मगर लेविस का नाम मत लीजिए, दैट इज ब्रॉन्स्टेड बेस। तो वो सब पे छोड़ दे। जब भी दो एसिड के बीच में रिएक्शन होता है, जो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है दैट फंक्शंस एज एसिड, और जो वीकर एसिड होता है दैट फंक्शंस एज बेस। तो नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक में सल्फ्यूरिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड, सो योर नाइट्रिक एसिड विल फंक्शन एज बेस, this functions as base. And sulfuric acid, this will function as acid. अब एसिड का काम क्या होता है? टू डोनेट प्रोटॉन। नाइट्रिक एसिड इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं OH NO2। एसिड का काम होता है H+ देना, बेस का काम होता है H+ लेना। अब ये नाइट्रिक सल्फ्यूरिक एसिड जो H+ डोनेट किया, this will be abstracted by नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का जो OH है इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा, और एक बार प्रोटोनेशन होगा तो वाटर बाहर निकलेगा। तो यहां से वाटर बाहर निकल करके ये बना लेगा नाइट्रोनियम आयन। ठीक है? तो आपसे बस क्या पूछ सकता है कि नाइट्रेशन में नाइट्रिक एसिड फंक्शंस एज, और कौन एसिड की तरह काम कर रहा है, कौन बेस की तरह काम कर रहा है। अब जो इलेक्ट्रोफाइल मिला हमें, ये बेंजीन रिंग के साथ अटैच होगा, और यहां पर प्रोडक्ट बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। चलिए लास्ट, क्या नाम है बच्चे आपका? श्रेया। हाँ श्रेया, बताइए, अगर हम नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन करा दें अल्काइल हैलाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, क्या बनेगा?
-R शो करता है, बिल्कुल सही है। मीटा बनना चाहिए था, मगर यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। नाइट्रोबेंजीन डज नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन, पढ़ा है ना 12th में। क्यों? ये NO2, दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और बेंजीन रिंग को पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कर देगा। और बेंजीन रिंग अगर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया तो इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन मिलेगा बेंजीन रिंग से, इसको इलेक्ट्रॉन मिल पाएगा बेंजीन रिंग से। जब बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया है तो इस इलेक्ट्रोफाइल को तो इलेक्ट्रॉन मिलना ही नहीं है बेंजीन रिंग से, तो ये अटैक ही नहीं करेगा और अटैक हो ही नहीं पाएगा। सो नाइट्रोबेंजीन डज नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। व्हाई? NO2 इज वेरी स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। बेंजीन रिंग को पूरी तरीके से ये डीएक्टिवेट कर देता है। और लास्ट हम देख लें इसमें सल्फोनेशन रिएक्शन। बेंजीन रिंग का रिएक्शन अगर हम करा दें विथ फ्यूम्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और विथ ओलियम, तो इन दोनों से इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट होता है? SO3H इज द प्रोडक्ट। इलेक्ट्रोफाइल जनरेटेड इज SO3। CO2, SO2, SO3 ये सब अपने आप में इलेक्ट्रोफाइल है, यही होता है SO3। अब यहां पर यही हो गया SO3 इलेक्ट्रोफाइल। जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसके थ्रू बेंजीन रिंग जुड़ेगा, और जहां पे बेंजीन रिंग जुड़ा वहां से बाहर क्या निकला? H+। जो H+ बाहर निकला वो O- के साथ अटैच हो गया, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लग जाएगा? SO3H। तो सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल जनरेटेड इज SO3, मगर प्रोडक्ट क्या बनना है? सल्फोनिक एसिड। सो योर प्रोडक्ट फॉर्म विल बी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। एक हम लोग बात कर ले यहां पर एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। क्या बच्चे, फिर से बोलिए। डाइल्यूट, डाइल्यूट का मतलब क्या है? जो नाइट्रिक एसिड तो कम अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में क्या है? वाटर। और हमें यहाँ पे NO2+ का अटैक कराना है। NO2+ किससे मिलना है? वाटर से या नाइट्रिक से? तो नाइट्रिक ज़्यादा चाहिए कम चाहिए? ज़्यादा, मतलब क्या लेना होगा? कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, डाइल्यूट लेंगे तो यील्ड ऑफ प्रोडक्ट विल बी वेरी लेस। चलिए, हम लोग देख रहे थे यहां पर कि बेंजीन रिंग पर हम अटैक देख रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल्स का। इलेक्ट्रोफाइल किसका भूखा है? इलेक्ट्रॉन्स का। अब अगर हम बेंजीन रिंग के साथ अटैच कर दें कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप,
Electron donating groups meaning groups having plus effects, plus I and plus R. तो ये बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच होगा या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा? इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, और बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच हो गया तो इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन और आसानी से मिलेगा, और हेयर रिंग विल बी एक्टिवेटेड फॉर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस. लिख लीजिए इसको, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स that is all groups having plus R effect, electron donating groups, that is all groups having plus R effect, except halogens, activates the benzene ring, activates the benzene ring for electrophilic reactions. हैलोजन एकमात्र ऐसा एक्सेप्शन है जिसका प्लस आर होते हुए भी दैट इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप. क्या कारण? बेंजीन रिंग के साथ अटैच कर दिए हैलोजन फंक्शनल ग्रुप. हैलोजेंस का इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? माइनस आई. माइनस मतलब विड्रॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो इंडक्टिव इफेक्ट के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा. हैलोजन का रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है? फिर भूल रहे हैं. हैलोजन का रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है? प्लस आर. मतलब रेजोनेंस के कारण ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा. और हैलोजन एकमात्र ऐसा एक्सेप्शन है जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर रेजोनेंस. तो इंडक्टिव के कारण यहां पर क्या होना है? विड्रॉल. रेजोनेंस के कारण क्या होना है? डोनेशन. डोमिनेट कौन कर रहा है? विड्रॉल या डोनेशन? तो नेट क्या होगा यहां पर? इलेक्ट्रॉन्स विल बी विड्रॉन फ्रॉम द बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग विल बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया मतलब इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन मिलना मुश्किल हो जाएगा. सो रिंग विल बी डीएक्टिवेटेड फॉर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस. दूसरा और कोई एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं यहां पे, जैसे सपोज हम लिख दिए OH प्लस आर वाले दूसरे एग्जाम्पल ले लें. OH लिख लिए या NH2 लिख लिए. सारे फंक्शनल ग्रुप का इंडक्टिव तो माइनस आई होना ही है, मगर इन सब जगह पे क्या होगा? रेजोनेंस विल डोमिनेट ओवर इंडक्टिव. सॉरी, तो बाकी हर जगह पे डोनेशन विल डोमिनेट ओवर विड्रॉल. तो नेट यहां पर क्या हो जाएगा? डोनेशन. और बेंजीन रिंग विल बी इलेक्ट्रॉन रिच, तो इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन आसानी से मिल पाएगा, और रिंग विल बी एक्टिवेटेड फॉर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस. तो सारे प्लस आर इफेक्ट वाले ग्रुप एक्टिवेटिंग होते हैं एक्सेप्ट हैलोजेंस. इसका मतलब ही हो गया माइनस आर वाले डीएक्टिवेटिंग होंगे. Examples of strongly activating groups. Moderately activating, and weakly activating. स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग में याद रखेंगे नेगेटिवली चार्ज ग्रुप्स एंड अमीन फंक्शनल ग्रुप. मॉडरेटली एक्टिवेटिंग अल्कोहल
ether, and weakly activating, this is alkyl group. जितना ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा होगा उतना ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, और जितना ज़्यादा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा होगा उतना कम रिएक्टिव हो जाएगा। जैसे मैं केमिस्ट्री ऐसा पढ़ा दूं कि आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट से नफरत हो जाए, तो आप एक्टिवेटेड होंगे या डीएक्टिवेटेड होंगे? ऐसे हम लिख लें यहां पर स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, moderately deactivating, and weakly deactivating. स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, इसमें याद रखेंगे पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप्स, NO2 SO3H। मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग, जहां भी कार्बोनिल ग्रुप दिख जाए, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड अमाइड, एस्टर, साइनाइड, आइसोसाइनाइड। एंड वीकली डीएक्टिवेटिंग हैलोजेंस। सही। लिख लिए? चलिए, अब जितना ज़्यादा एक्टिवेटिंग होगा उतना ज़्यादा रिएक्टिव, जितना ज़्यादा डीएक्टिवेटिंग होगा उतना कम रिएक्टिव। जैसे सपोज हम यहाँ पे लिख दें नाइट्रोबेंजीन, एक हम लिख दें बेंजल डिहाइड, एक हम लिख दें यहाँ पर क्लोरोबेंजीन, बेंजीन, टॉल्वीन, फेनॉल, एनिलीन। आपसे पूछ दिया इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर। रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछे मतलब रिएक्टिविटी विथ इलेक्ट्रोफाइल्स। तो एक बार डीएक्टिवेटिंग ग्रुप अगर लग जाएगा तो बेंजीन से कम रिएक्टिव हो जाएगा, एक बार एक्टिवेटिंग ग्रुप लग जाएगा तो बेंजीन से ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। जितना ज़्यादा डीएक्टिवेटिंग उतना कम रिएक्टिव। पहला तीनों ये क्या है? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग, मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग, वीकली डीएक्टिवेटिंग। और यहां पर ये तीनों क्या है? एक्टिवेटिंग। ये स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, जितना ज़्यादा एक्टिवेटिंग उतना ज़्यादा रिएक्टिव। तो यहां पे रिएक्टिविटी ऑर्डर ये ही आ जाएगा। समझ गए?
चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन देते हैं आप लोग को। What will be major product formed in the reaction? मैं पूछते जाता हूं, बताते जाइएगा आप। सबसे पहले बताइए, जो इलेक्ट्रोफाइल है नाइट्रोनियम आयन, ये पहले रिंग को अटैक करेगा या दूसरे रिंग को अटैक करेगा, एंड वाई? पहले रिंग के साथ क्या अटैच्ड है? कार्बोनिल। कार्बोनिल का कौन सा इफेक्ट? -R, एंड -R इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग हो गए। So first ring has been deactivated for electrophilic reaction. दूसरे रिंग के साथ क्या अटैच्ड है? बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4, मतलब 4 तो नॉन बॉन्डेड होगा यहां पे, और यहां पे साथ में 2 लोन पेयर है। अब बेंजीन रिंग के साथ जो एटम है, अगर उसके पास लोन पेयर है तो उसका रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है? +R। और +R का मतलब एक्टिवेटिंग। सो सेकेंड रिंग हैज बीन एक्टिवेटेड फॉर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस। मतलब यहां पर इलेक्ट्रोफाइल कौन से रिंग को अटैक करेगा? सेकेंड। तो यहां तक तो क्लियर हो गया कि सेकेंड रिंग पर अटैक होना है। अब देखना है सेकेंड रिंग के किस पोजीशन पर आएगा। तो सेकेंड रिंग के साथ जो ग्रुप अटैच्ड है उसका रेजोनेंस क्या है? +R। और एक बार +R है तो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस क्या होता है? ऑर्थो पैरा। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है ये सेकेंड रिंग के ऑर्थो और पैरा पर आएगा, और ऑर्थो और पैरा में मेजर कौन सा होता है? पैरा। सो हियर मेजर प्रोडक्ट फॉर्म विल बी सबको आ गई बात समझ में? है 2.5 किलो का क्वेश्चन? ठीक। अगले वीक से मैं चॉकलेट क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। जो मेरे पुराने बच्चे हैं चॉकलेट क्वेश्चन का मतलब जानते हैं। जो आंसर देता है उसको चॉकलेट मिलता है। तो कुछ पार्ट हम लोग पढ़ लिए हैं अब, तो अब मैं भी कुछ आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा। ठीक है बच्चे? क्यों मुस्कुरा रहे हैं तुम? इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? क्या गम है? क्या ये हंसी दिला रहा है? इसको अलग करते हैं अगली क्लास से। आपके साथ बैठेगा तो आप पढ़ने नहीं देगा। चलिए यहाँ ध्यान लगाइए, अभी मैं क्वेश्चन आप ही लोग से पूछने वाला हूँ। बेंजीन के 1-2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की अगर हम बात कर लें, तो बेंजीन का सबसे पहला N-हेक्सेन, इसको अगर हम हीट कर दें इन प्रेजेंस ऑफ एरोमेटाइजिंग एजेंट Cr2O3, Al2O3, ये क्या होता है? एरोमेटाइजिंग एजेंट। तो यहां पर 6 कार्बन का बेंजीन रिंग बन जाएगा, 6 कार्बन का एरोमेटिक कंपाउंड। N-हेक्सेन, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया? C6H14।
यहां पर मिल गया बेंजीन, बाहर क्या निकलेगा, C6H6, मतलब हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। यहीं पर एन हेक्सेन की जगह पर अगर हम एन हेप्टेन ले लें, ये बना लेगा टॉल्वीन। हम ले लें यहां पर एसिटिलीन, इथाइन, and this is heated in presence of metal tube. ये ट्राइमराइजेशन रिएक्शन होता है, 3 इथाइन मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करके ये बना लेता है बेंजीन। क्लोरोबेंजीन, if this is reduced in presence of nickel aluminum alloy, एक हाइड्रोजन क्लोरीन की जगह पर ये बनाता है बेंजीन, साथ में HCl। फेनॉल से बेंजीन कैसे बनाते हैं? फेनॉल इज हीटेड विथ जिंक डस्ट। जिंक का काम ही क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को खा जाना। जिंक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का भूखा है, तो जिंक यहां पर ऑक्सीजन को खा जाएगा, और ऑक्सीजन को खा गया मतलब ZNO बाहर निकाल दिया, ये बन जाएगा बेंजीन। बेंजोइक एसिड, सोडा लाइम, दिस इज हीटेड विथ सोडा लाइम। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, यहां पे सपोज हम लिख देते बेंजल्डिहाइड, और इसका रिएक्शन हम करा दें जिंक अमलगम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, या हम ले लें हाइड्राजीन इन प्रेजेंस ऑफ KOH। ये कौन सा रिडक्शन होता है? क्लेमेंसेंस। ये कौन सा होता है? उल्फ किश्नर। क्या होता है दोनों में? कार्बोनिल ग्रुप इज सब्स्टिट्यूटेड बाय हाइड्रोजन, मतलब ये ऑक्सीजन हटता है, उसकी जगह पे जो हाइड्रोजन लग जाता है। क्लेमेंसेंस या उल्फ किश्नर में कार्बोनिल ग्रुप, दिस गेट सब्स्टिट्यूटेड बाय मिथिलीन ग्रुप, ऑक्सीजन की जगह पे, कार्बोनिल ऑक्सीजन की जगह पे 2 हाइड्रोजन, बस यही करना है। तो यहाँ ऑक्सीजन हटा दिए, उसकी जगह पे 2 हाइड्रोजन लगा दिए, ये बन गया टॉल्वीन। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, मास्टर की जानते हैं ना आप लोग?
क्या होता है मास्टर की, जिससे सब ताले खुल जाते हैं। वैसे ही मास्टर रिएजेंट फॉर सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स डाइजोनियम, एंड फॉर एलिफैटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके रिएक्शंस आप लोग को अलग से लिखवाएंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे एक क्वेश्चन तो आना ही है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पर एक आना ही है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बेंजीन कैसे बनाते हैं? H3PO2। अगर हम इसका रिएक्शन करा दें कोल्ड वाटर के साथ, ठंडा पानी, इन प्रेजेंस ऑफ हाइपोफॉस्फोरस एसिड एंड Cu प्लस एज कैटलिस्ट, और दिस इज ट्रीटेड टू बॉइलिंग इथेनॉल। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को या तो हम बॉयल करा दे इथेनॉल के साथ, या ट्रीट करा दे ठंडे पानी के साथ इन प्रेजेंस ऑफ हाइपोफॉस्फोरस एसिड। दोनों केसेस में विल गेट बेंजीन। कितना टाइम हुआ? 2 बज रहा होगा। 2 बजने में। कितना टाइम पढ़ा हम लोगों ने? 1 आवर 15 मिनट्स। बेंजीन खत्म, मतलब जो नीट में आ सकता है। और एक क्वेश्चन तो आता ही है। तो यही केमिस्ट्री की औकात है ना। एक एक घंटे में एक एक क्वेश्चन होते हैं। नहीं, मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि आपको बस 45 क्वेश्चन करने हैं, तो थोड़ा सा प्लान कर लें तो बहुत कम समय में बहुत अच्छा स्कोर करके आ सकते हैं। केमिस्ट्री में तो बिल्कुल गारंटेड है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एनसीईआरटी से आपको 2 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। वो भी कैसे करना है? प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू के थ्रू। पीवाईक्यू में जो क्वेश्चन आ गया, अब जैसे आ गया टिंक्चर ऑफ आयोडीनेस या परसेंटेज ऑफ फेनॉल दिया हुआ है, इस परसेंटेज पे डिसइंफेक्टेंट है या एंटीसेप्टिक है, तो एनसीईआरटी से देख लिए और नोट कर लिए। 2 घंटे में खत्म, एक क्वेश्चन 100%। बिल्कुल वैसे ही पॉलीमर्स पे आइए, 2 घंटा। बायोमॉलिक्यूल के तो आप लोग ऐसे ही मास्टर हैं, बायो में भी पढ़ रहे हैं। मास्टर हैं सब। चलिए, मैं आऊँगा तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा। फिर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये सब चैप्टर्स नोट करते जाइए। कोई भी चैप्टर 2 घंटे से ज़्यादा का नहीं है, और एक क्वेश्चन 100% आना है, और इसमें कोई एलिमेंट ऑफ डाउट नहीं होगा। अगर आपने किया है तो 100% आप करके आएंगे। पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। क्या क्या बोला मैंने? केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स, बायोमॉलिक्यूल्स नहीं बोला मैंने। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मेटलर्जी। इसके बाद आप आ जाएंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, लिख लीजिए। मैं आपको एक एक क्वेश्चन बता रहा हूं नीट का। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बाद आप लिख लेंगे बोरॉन कंपाउंड्स। बोरॉन में आ जाता है, डाइबोरेन से भी क्वेश्चन आता है, बनाना बॉन्ड।
या बोरॉन नाइट्राइड आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है उसमें। बोरैक्स बिट टेस्ट पूछ सकता है। तो बोरॉन कंपाउंड्स, फिर सिलिकेट्स, बोरॉन कंपाउंड्स, सिलिकेट्स, और एक मैंने आप लोग को बोला था प्यूरिफिकेशन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बिल्कुल आ सकता है, एनसीईआरटी में नहीं है मगर आ सकता है। केमिस्ट्री 100%, एनसीईआरटी 100% फॉलो कहाँ पर होना है? ओनली इन बायो। केमिस्ट्री में तो आ ही सकता है बाहर का। मैं आप लोग को पहला जो नेट हुआ था उसकी कहानी बताता हूँ। मैं दूसरे इंस्टीट्यूट में था उस वक्त। पहला जो नेट हुआ, मतलब उतना डिफिकल्ट पेपर केमिस्ट्री का मैंने अभी तक देखा ही नहीं, ना आईआईटी में ना नेट में। 2012 से 2018 के बीच में होगा, क्योंकि उस इंस्टीट्यूट में मैं उसी टाइम में था। पहला नेट जो हुआ था, फर्स्ट। अब उसमें केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन आया था वो ग्रेजुएशन से भी ऊपर लेवल वाले क्वेश्चंस थे। करीब 3 या 4 वैसे क्वेश्चन डाल दिए थे। जैसे ट्रांस इफेक्ट पे क्वेश्चन था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। नहीं, पूरी कहानी सुन लीजिए पहले। तो केमिस्ट्री का पेपर बहुत ही टफ आया, और जबकि केमिस्ट्री जनरली आसान ही रहता है, बस वो 1 साल को छोड़ दें तो चाहे आईआईटी हो चाहे नेट हो, केमिस्ट्री ने कभी किसी को निराश नहीं किया है। तो उस वक्त केमिस्ट्री टफ आने के कारण अब जो बच्चे टेस्ट में स्कोर करते थे, इंस्टीट्यूट के टेस्ट में उनका आ रहा है 650, 620 या 600 प्लस, उनके भी मार्क्स, सिर्फ केमिस्ट्री टफ नहीं था और भी सारे सब्जेक्ट्स भी टफ थे, 450, 500 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं अच्छे वाले बच्चों के। पूरा हंगामा हुआ। उसके बाद निट ने दूसरा एग्ज़ाम अनाउंस कर दिया। उसने बोला कि जो भी बच्चे को लग रहा है कि वो इम्प्रूव कर सकता है वो नेट 2 दे देगा। तो नेट 2 का एग्ज़ाम हुआ। अब ये वाले जो बच्चे जो बेटर भी किए थे एग्ज़ाम में, उन्होंने भी सोचा कि अब नेट 2 तो बिल्कुल फोड़ देंगे, एक गोल्डन चांस मिल गया। वो जो पेपर हुआ उसमें पहले पेपर से भी टफ आ गया, और उसमें ये कंडीशन नहीं था आईआईटी वाला कि जिसमें बेटर मार्क्स आएगा वो कंसिडर होगा, ऐसा नहीं था। जिसने नेट 2 दे दिया उसके लिए नेट 1 इनवैलिड। तो एनसीईआरटी से आते हैं क्वेश्चन, मगर ऐसा मान के नहीं चलना है कि एनसीईआरटी से बाहर आ गया तो आप अटेम्प्ट ही ना कर पाएं। आपका प्रिपरेशन या माइंड फ्रेम वैसा होना चाहिए, खास करके केमिस्ट्री में और थोड़ा बहुत केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में, कि बाहर वाले भी क्वेश्चन आएंगे तो आई एम कॉन्सेप्चुअली क्लियर। मैं ये सब जो पढ़ा रहा हूँ आपको, ये एनसीईआरटी के लिए थोड़े नहीं पढ़ा रहा। जैसे कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट पढ़ाया अभी, इससे देखिए नेट में कितने बार क्वेश्चन आए हैं, मगर एनसीईआरटी में नहीं। हाँ, क्या बोल रहे हैं? ये भी एक मिसकॉन्सेप्शन है। घर में कितने मेंबर्स हैं आपके? 5। सारे फैमिली मेंबर्स का बिहेवियर एक सा है? कोई तो एक थोड़ा हटके होगा ही, तो उसको क्या मान लेंगे आप कि अब नॉर्मल है वो? एक्सेप्शंस प्रूव्स द रूल। तो जहाँ पर भी आप एक ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, वहाँ से हट करके किसी ना किसी एक का बिहेवियर तो होना ही। समझ गए? तो ये नेचर का पार्ट है, केमिस्ट्री का नहीं। बायो में नहीं होते हैं एक्सेप्शंस।
नहीं, केमिस्ट्री बोल बोल के लोगों ने कर दिया है। केमिस्ट्री इज साइंस ऑफ एक्सेप्शंस, ऐसे ही लोग बोलते हैं मगर ऐसा है नहीं। केमिस्ट्री ही तो एक सब्जेक्ट है, बाकी तो सब बेकार हैं। बाकी मत पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए। नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा, सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़िए। सॉरी, important reactions of alkenes and alkynes. Important reactions of alkenes and alkynes. एल्केन्स में मान के चल रहा हूँ कि उसके क्वेश्चन अगर आएंगे इस टेस्ट में तो आप कर लेंगे, क्योंकि हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, उड्स रिएक्शन, ये सब कुछ कुछ तो याद होगा ही। एल्कीन हो या एल्काइन हो, एल्कीन के पास है डबल बॉन्ड, एल्काइन के पास है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, एक बार मल्टीपल बॉन्ड दिख गया मतलब किसका अटैक होना है? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन किससे मिलेगा, डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से? ट्रिपल बॉन्ड से। क्यों? भरपूर मात्रा में है पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए। वही तो मैं पूछ रहा हूं, किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? मोर इज बॉन्ड मोर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा मतलब क्या होता है? बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा जोर से पकड़ करके रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा आसानी से कौन छोड़ पाएगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड? डबल बॉन्ड, पहली बात। दूसरी बात, दोनों में से ज्यादा आसानी से बॉन्ड कहां से टूटेगा? बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर के बीच में क्या रिलेशन है? इनवर्स। यहां पर बॉन्ड ऑर्डर कम है, दो ही बॉन्ड्स हैं, मतलब यहां पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, और बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा मतलब बॉन्ड का टूटना आसान होगा। तो बॉन्ड आसानी से भी कहां पे टूटेगा? डबल बॉन्ड में। इलेक्ट्रॉन कम जोर से भी कौन पकड़ के रखा हुआ है? एल्कीन्स। तो ज्यादा आसानी से पाई इलेक्ट्रॉन्स को यही रिलीज कर पाएगा इलेक्ट्रोफाइल्स को। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? डबल बॉन्ड। लिख लीजिए इसको, एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्काइंस। हाँ बोलिए ना बच्चे। नहीं, शेप से रिएक्टिविटी का क्या रिलेशन? इलेक्ट्रोफाइल्स को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, कौन से इलेक्ट्रॉन्स? पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा आसानी से कौन रिलीज कर पाएगा, बस हमें ये देखना है। उसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम चाहिए। वैसे एक बार आपको मिले कहीं पे लिखा हुआ तो मुझे दिखाइएगा, ये कहाँ पे लिखा है? यूट्यूब और गूगल। एक तो गूगल से देख करके कोई नंबर डायल मत कीजिएगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। पिछले साल यहीं पे नीचे बैठे बैठे मैंने एक नंबर देखा ICICI बैंक का और डायल कर दिया, कुछ जल्दबाजी में था मैं, बात करते करते तो अकाउंट से पैसे सब निकल गए। तो गूगल पे जो भी साइट्स हैं दे आर नॉट ऑथेंटिक। तो पुस्तक पे भरोसा कीजिए, आपके पास जो बुक्स है उन्हीं पे रिलाई कीजिए, चाहे आप सॉल्यूशन खोज रहे हैं चाहे कुछ भी खोज रहे हैं।
आपने लिख लिया, एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्काइंस फॉर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन. The main reaction given by alkenes and alkynes. The main reaction given by alkenes and alkynes is electrophilic addition. अब लिख करके बस छोड़ दीजिए. Examples of electrophilic addition reaction. Examples of electrophilic addition reaction of alkenes and alkynes. Examples of electrophilic addition reaction of alkenes and alkynes. तो कल की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हम लोग पढ़ेंगे. ये अच्छी बात है. सबसे पहला आप लोग का जो सब